दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क आईएएस पीसीएस में। मेरा नाम आशीष और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शन अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब संविधान के कार्य और सत्ता के बारे में, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि संविधान भारत को क्यों जरूरत पड़ी। मतलब आप एक सिंपल चीज सोचिए कि हमारे ऊपर पहले ब्रिटिशर राज कर रहे थे, उन्होंने तो ऐसा कोई संविधान तो उनके पास तो आज भी नहीं है, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर था कि हमारे यहाँ पे विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई जैन है, कोई पारसी है, तो ऐसे बहुत से लोग रहते हैं। अब इन सबको एक ढांचे में लाना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, संविधान बनाना पड़ा। जैसा कि आप जानते हो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मतलब 1773 का जब अधिनियम आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे बहुत से कन्फ्लिक्ट चालू हो गए थे, जिसमें सबसे बड़ा एक विद्रोह हो रहा था या बहुत ज्यादा भिड़ंत हो रही थी गवर्नर में और सुप्रीम कोर्ट में। वो था हमारा लॉ को लेके कि गवर्नर का काम था कि वो रेवेन्यू मैटर्स को देखे, वहीं सुप्रीम कोर्ट का काम था कि वो सजा के ऊपर क्रिमिनल जैसी चीजें देखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आके गवर्नर के जो कार्य हो रहे थे उसके अंदर हस्तक्षेप कर रही थी, कि कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी कि भाई गवर्नर तो ये काम नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें होने लग गई थी। अब इसी में एक केस आ गया था, उस केस के साथ आई थिंक मैं उस केस का नाम भी लिखा हूं और मैंने बताया बहुत डिटेल में, द नंदा कुमार केस। अब द नंद कुमार केस में क्या था कि हमारे यहाँ पे अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो नॉर्मल सजा होती थी कि हाँ कुछ साल के लिए जेल चले गए, लेकिन उस आदमी को फांसी की सजा सुना दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, जो कि बहुत गलत था। तो आप अगर कहीं ज्योग्राफिकल कंडीशन, जैसे कि मैं बता रहा हूं ये इंडिया है, आपने इंडिया में आके राज करो तो इंडिया के कानून के हिसाब से कोई अपना कानून बनाइए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया था। यही धीरे धीरे रिफॉर्म होते होते फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की एक शुरुआत चालू हो गई थी, जो कि सन 1773 से चालू हुई थी। एक धीरे धीरे एक आइडल रखा गया था, है ना, ये आपको समझ में आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मकसद क्या था कि हर एक के बीच में एक जुड़ाव पैदा हो जाए, कि मैं एक ऐसा कानून दे रहा हूं जो सबके लिए बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, चाहे आप हिंदू ही क्यों ना हो, तो आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जब हमें पता चला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीजें बनानी है, तो वहां पे आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो दो चीजें हो सकती है। एक तो मोनार्क हो सकता है, मतलब कोई राजा है, राजशाही है, आप उसको ले लीजिए। दूसरा है कि लोकतंत्र के थ्रू पे, डेमोक्रेसी के थ्रू पे, कि आपने डेमोक्रेसी के थ्रू पे एक पूरा देश को चलाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो दो तरीके से हो रही थी। अब जब आप डेमोक्रेसी के थ्रू पे जा रहे हो तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इंडिया ने अडॉप्ट किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्यों? जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, हमारे यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, मल्टीपल डाइवर्स कंट्री है हमारी। तो यहाँ पे जो विभिन्न धर्म के लोग रह रहे हैं उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक ऑर्गेनिक लॉ हो सकता है, ठीक है। तो मूलभूत कानून हो सकता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ ये हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन दी जा रही है तो वहां पे गौर क्या किया जाता है कि मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पब्लिक की तरफ से ना होके एक गवर्नमेंट की तरफ से भी हो। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और मैंने पब्लिक को देख के बनाया है, तो ऐसा नहीं रखूंगा कि मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, पब्लिक पावरफुल ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए जिसके वजह से वो पावर गवर्नमेंट रोकती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया। कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी है जो आपको रोकते हैं, जैसे आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 226 हो गया। ये सब क्या कर रहे हैं कि एक पब्लिक को हक दे रही है कि आप किसी मिनिस्टर या किसी एक ऐसे नेता या कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी के खिलाफ जा सकते हो। तो कानून सबके लिए बराबर वहां पे देख लिया जा रहा है कि हाँ, मैं इस तरीके से कानून को हैंडल किया जाएगा। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, ये हमें क्या दे रहा है? एक शील्ड दे रहा है, एक सुरक्षा कवच दे रहा है कि गवर्नमेंट से हमें बचा रहा है, कि गवर्नमेंट कभी हमारे साथ अन्याय ना करे, है ना। तो ये क्या था? एक नेसेसिटी थी, मैकेनिज्म था और एग्जाम्पल है। नेसेसिटी ये है कि भाई अब आवश्यकता ये है कि इसकी सरकार के अन्यपूर्ण कानून, जो भी अन्यायपूर्वक कानून होंगे उनको रोकने में मदद मिल जा रही है। मैकेनिज्म क्या? मौलिक अधिकार जिनका उल्लंघन कोई सरकार नहीं कर सकती, इसका कोई, मैं बता, इसकी कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है।
और एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है आपको, भाषण की स्वतंत्रता मिल रही है, मनमाना ढंग से गिरफ्तारी से मुक्ति मिल रही है ना, फ्रीडम ऑफ आर्बिट्ररी अरेस्ट, ये सब चीज से आपको बहुत सारी आजादी मिल जा रही है। बहुत सिंपल था, ज्यादा है नहीं, मैं बस एकदम डिटेल में आपको लेके चल रहा हूं। अब बात है कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, एक फंडामेंटल राइट्स भी बना दी, मौलिक अधिकार भी बना दिया, संविधान भी बना दिया। अब इसके पीछे एस्पिरेशनल गोल ऑफ द सोसाइटी होनी चाहिए कि समाज की आकांक्षाएं क्या है और लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है यहां पे देखिए, बहुत अच्छे से चित्र को देखिए, एक सीढ़ी दे रही है, इस सीढ़ी पे सिटीजन चढ़ रहा है, चढ़ के क्या चाहिए उसे, जस्टिस चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। तो कैसे मिलेगा ये कि न्याय और समानता उसे कैसे मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैं सरकार हूं, अब जैसे हमारे घर पे मम्मी पापा होते हैं, अब उनका एग्जाम्पल, वो क्या चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। तो लड़का और लड़की समझ जाइए कि कोई एक दूसरा धर्म है, कोई एक दूसरा धर्म है, लेकिन माँ बाप के सामने वो दोनों समान है ना। तो वो क्या करेंगे कि दोनों के लिए एक कानून बना देंगे कि हाँ ये दोनों जन अपने हिसाब से काम अच्छे से करें। किसी तरीके से होता है सेम चीजें, गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें लाएगी जिससे आपको तरक्की करने मिले, जैसे आपका फ्री एजुकेशन कर देगी, आपको फ्री में हॉस्पिटल चेकिंग डाल देगी, आयुष्मान हेल्थ जैसे हेल्थ कार्ड जैसी चीजें मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक इक्विलिटी मेंटेन होगी, न्याय आएगा आपके अंदर, एक समानता आएगी सबके बीच में कि हाँ मैं एक ऊंची जात वाला भी एक वो कार्ड हैंडल कर रहा है जो एक नीचे जात वाला भी कर रहा है, तो दोनों के सामने एक समानता आने चालू होगी। तो सोसाइटी का गोल क्या है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि न्याय और समानता है सभी के बीच में, है ना। एनेबलिंग फ्रेमवर्क क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक अ पॉजिटिव स्टेप फॉर वेलफेयर, कि संविधान सरकार को सकारात्मक कदम उठाने के लिए समर्थ बनाता है। इंडिया का गोल क्या है कि जो जातिगत भेदभाव है उससे हमारे समाज को मुक्ति मिले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक आयुष्मान हेल्थ कार्ड होल्डर वाला, या कोई बैंक में जाते हो आप, एसबीआई में जा रहे हो, तो क्या एसबीआई में जाते समय आपसे वो पूछता है कि आप इस धर्म के तो इसलिए आपको नहीं कर दिया जाएगा खाता? नहीं ना, सबके लिए एक बराबर किया जाता है। दूसरी भाषा में सोसाइटी में इससे बोला जाता है मैकडोनलाइजेशन। मैं उधर अभी नहीं जाऊंगा, हमारे लेक्चर को सिंपल रखते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। जब मैं इसके बाद मेंस पे शिफ्ट होऊंगा, जो कि हमारे साथी प्लस बैच वाले हैं, तो उनके लिए ये मैं थोड़ा एडवांस पे लेके जाऊंगा, अभी बेसिक पे ही चलते हैं। तो प्रोविजन कौन कौन से ऐड किए गए ताकि सोसाइटी में, एक समाज में न्याय और समानता, जस्टिस और इक्विलिटी को एंश्योर किया जाए? तो उसके लिए है प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक की प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को बोला गया कि आप ऐसी कुछ पॉलिसी लाइए जिससे पब्लिक के बीच में, जो हमारी एक समाज है उनके बीच में हर एक को समान का हक मिले, हर एक को जस्टिस मिले, न्याय मिले, और इसी के साथ में सबकी तरक्की हो, सबके अंदर एनफोर्समेंट, या आप बोल सकते हो कि एक एम्पावरमेंट हो पाए। अब आइडेंटिटी कैसे आप समझोगे, देखिए एज ए पीपल, मतलब आप हो गए, मैं हो गया, हम सब हो गए, तो यहां पर पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है हमारी, वो पहले हमें पता है, राजनीतिक पहचान क्या है, फिर नेशनल आइडेंटिटी क्या है, नेशनल आइडेंटिटी राष्ट्रीय तौर पे जो हमारी एक पहचान क्या है, और मोरल आइडेंटिटी क्या है, तो एक नैतिक पहचान क्या है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल आइडेंटिटी के ऊपर बात करते हैं, तो इसे बुनियादी नियमों को बोलते हैं। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूं कि आप एक पब्लिक हो, आप ही इलेक्ट करोगे, मतलब आप जाओगे वोट दोगे तो आपके थ्रू पे एक पर्सन इलेक्ट होके लोकसभा में बैठेगा, है ना, इस तरीके से चल रहा है। तो आप एक इकाई हो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की, आप जिसको वोट देंगे वही चूज होके आएगा। एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखिए, आपके वजह से एमपी है, एमपी की वजह से आप नहीं है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी वजह से, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी वजह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी है। तो हमेशा याद रखिए, हम हमेशा सबसे ऊपर आ रहे हैं इस डेमोक्रेसी के सिस्टम में। पहली चीज तो ये। फिर नेशनल आइडेंटिटी, कि एक जो राष्ट्रीय तौर पे जो हमारी पहचान है वो कैसे, एक रिलीजन में हो सकती है, एक रीजन वाइज भी हो सकती है, एक सेंट्रल लेवल पे भी हो सकती है कि मैं इस देश से हूं, मैं इस राष्ट्र से हूं, इस राज्य से हूं, और मेरा ये चीज है, तो मैं उस हिसाब से कानून बनाऊंगा। जैसे नागालैंड के लिए कुछ अलग मिलेगा, सिक्किम के लिए कुछ अलग मिलेगा, और उसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए कुछ अलग मिलेगा, तो वहीं पे साउथ इंडिया के लिए कुछ कुछ चीजें अलग से मिल जाएगी, जो आर्टिकल 371D हमें बताता है। आर्टिकल 371 क्या है, प्लीज, जो 371 अनुच्छेद नंबर 371 क्या है, आप इसे जाके सर्च करिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैं और भी चीजें क्या बता रहा हूं। ठीक है, अब दूसरा हम चलते हैं कि
अब ये तो सब तो मुझे समझ में आ गया। अब इथिक्स और पॉलिटिकल क्या होता है यहाँ पे, है ना, कि आप एक नैतिक तौर पे और एक राजनीतिक तौर पे आप क्या समझते हो कि जो जातीय बनाम राजनीतिक जो होता है हमारे यहाँ पे, भारतीय संवैधानिक नागरिक के लिए जाति पहचान का उपयोग नहीं करता, है ना, कि मैं एक सिंपल चीज ये बता रहा हूं कि आप अगर आईडी कार्ड बना रहे हो इलेक्शन वाला, तो उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से जाति से हो या आप क्या हो, या पूछेगा जनरल हो, ओबीसी हो, ऐसी चीजें पूछेगा। लेकिन उसमें कभी आपकी जाति नहीं मिलेगी, भाई आप तुम कौन से धर्म से हो या क्या है, ये सब चीजें नहीं पूछेगा, नॉर्मल चीजें पूछेगा और उससे आपको रजिस्टर कर जाएगा। इवन इलेक्शन आईडी पे तो ये सब चीजें पूछता भी नहीं है। तो आप एक कोड कार्ड लिए हो और आप अपने से ऊपर वाले को भी एक एज ए राजा बना रहे हो, अपने से नीचे वाले को भी राजा बना रहे हो, है ना। होता है ना कि मैं बोलता एक नीचे जात वाला ऊपर जात वाले को सेलेक्ट करता है और एक ऊपर जात वाला नीचे जात को सेलेक्ट करता है कि ये मुझे मेरे ऊपर राज करेगा, ये मेरे बारे में देखेगा। ये क्या है, एक पॉलिटिकल और एथिक्स के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा था, तो इसका एक सोल्यूशन निकालने का तरीका हमारा एक संविधान है। ठीक है, अब अथॉरिटी फैक्टर क्या है कि सत्ता का कारक क्या है, यहाँ पे प्रचलन की तरीका क्या है, तो पब्लिक क्रेडिबिलिटी, सार्वजनिक जो हमारे विश्वास होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन और नेगोशिएशन, बातचीत, ये तीन सबसे बड़े पिलर रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था, तो वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको थोड़ी देर में ही बता रहा हूं। पहले क्या द क्वेश्चन क्या है, वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव, संविधान प्रभावी क्यों हुआ, इसके बारे में बात कर, लेजिटिमेसी के बारे में बात, वैधता के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्राफ्टेड बाय लीडर विथ इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी हु लीड द नेशनल मूवमेंट, उन नेताओं द्वारा तैयार किया गया जिसकी व्यापक सार्वजनिक विशेषता, जो कि एक सार्वजनिक लेवल पे पहुंचाते हैं। तो ये आपको दूसरी चीज। फिर रेफरेंडम, इंडिया ने रेफरेंडम जैसी चीजें एक्सेप्ट नहीं की। जनमत संग्रह, लेकिन जनमत संग्रह की जगह पे उन्होंने जो एक्सेप्ट किया था, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, कि हमने उनकी एक थॉट प्रोसेस को लाया। कैसे लाया, एक नेगोशिएशन, मतलब बातचीत के थ्रू पे। मैं बात करता हूं इसके ऊपर। भारत ने कभी जनमत संग्रह नहीं कराया, लेकिन इसे पूर्ण सार्वजनिक सत्ता प्राप्त थी। कैसे थी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो वहां पे एक तो पब्लिक की तरफ से क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना, कि मैं एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहा हूं जहां पे मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि हर एक जन सिक्योर है, हर एक जन को कुछ ना कुछ तो हक दिया जा रहा है, चाहे वो उच्च जात का हो, चाहे वो नीचे जात का हो, चाहे वो कोई और धर्म का हो, चाहे वो कुछ भी हो, मगर सबको मैं बराबर का हक दे रहा हूं। ये मुझे इंश्योर करना था। तो मैं ये कैसे इंश्योर करता कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पे मैं ये सबको अच्छे से इंश्योर कर पाता। आपको कैसे विश्वास होता है, तो आपने मुझे सेलेक्ट किया, इसलिए मैंने संविधान बनाया। तो पब्लिक की क्रेडिबिलिटी, मतलब सार्वजनिक तौर पे विश्वास बनाया जा रहा है कि आपके थ्रू पे मैं बना रहा हूं। पहला एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था, हमने जो अपने राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे ये सब चीजें सीखी कि इस तरीके से मूवमेंट हुआ। ये जो बेसिक चीजें आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्टैब्लिश्ड हुआ था, स्थापना हुई थी उसकी 1885 में, तो वहां पे क्या बताया गया था कि पहले हमारे पास कोई पॉलिटिकल हक नहीं था, कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ नहीं पा रहा था, असेंबली में बैठ नहीं पा रहा था, किसी को बोलने का हक नहीं था, किसी को बजट पास करने का हक नहीं था, किसी को बजट पे बात करने के लिए हक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीजें वो इवॉल्व हुई और आया। तो ये क्या हुआ, हमारे एक आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा, जहां से हमें ये सब चीजें समझ में आई कि हर एक को बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए। जैसे 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, ये हमें बताया कि एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम, मतलब मौलिक तौर पे एक हमें शिक्षा का स्तर होना चाहिए और शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, इसके ऊपर बात हुई। तो ये चीजें हमें कहां से आई, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से हमने धीरे धीरे सीखा। जैसे कि मैंने अभी 1905 का आपके सामने एक एग्जांपल दिया। फिर नेगोशिएशन, जब आप बहुत सारी चीजें बात करते हो और वो बातें पब्लिक के बीच में जाती है। कभी कभार क्या होता है, आप न्यूज चैनल देखते होंगे, उस न्यूज चैनल में क्या होता है, कुछ एंकर आके बैठता है, वो एंकर बात करते हैं, तो आपके सामने वो दिखता है कि हर एक पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है ना, कि बीजेपी क्या सोच रही है, कांग्रेस क्या सोच रही है, आप क्या सोच रही है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आए, इसलिए नेगोशिएशन, मतलब बात जैसी चीजें की आगे बढ़ना चालू हुआ। फिर आया हमारे पास सब्सटेंटिव प्रोविजन और बैलेंस इंस्टीट्यूशन, मौलिक प्रावधान और संतुलित संस्थाएं, कि मेजोरिटी पावर क्या है, माइनॉरिटी राइट्स कौन कौन से होने चाहिए, ये सब चीजें आपके सामने है। कि जो माइनॉरिटीज कमीशन होती है, जैसे लिंग्विस्टिक के लिए कौन सी रहेगी, और उनको कौन कौन सा लिंग्विस्टिक, मतलब लिंग्विस्टिक हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायिक हो गई,
जितनी भी आपके सामने मैं एक तरीके से बता सकता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि बैलेंस बनाने की सबसे अच्छी कोशिश क्या हो सकती है। एक मिनट में हिंदी में बता देता हूं, आप लोग को तकलीफ भी ना हो। देखिए, विधानमंडल, फिर न्यायतंत्र और कार्यकारिणी। अब यहां पे आपको ये चीज समझ में, ये तीनों के बीच में बैलेंस भी बनाना है, और बैलेंस बनाने के साथ साथ आपको मेजोरिटी जितने लोग हैं उनको भी फोकस करना है और जितने माइनॉरिटीज हैं उनको भी फोकस करना है। लेकिन ये कैसे होगा? एक कानून के तौर पर। जैसे माइनॉरिटी एक्ट आया है, तो माइनॉरिटी एक्ट क्या बता रहा है आपको? अल्पसंख्यक जो अधिनियम आया था वो आपको क्या बता रहा है? वो आपको यही बता रहा है कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ आजादी दे दिया हूं। जैसे कि आप मदरसा बना सकते हो, उसमें आप पढ़ा सकते हो, आप अपने धर्म की चीजें बस अपने लिए पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके कर सकते हो। मगर किनको हक दिया है? माइनॉरिटीज को हक दिया है कि आप बनाइए, कुछ दिक्कत नहीं है। वहीं पे माइनॉरिटीज और मेजोरिटी के साथ कोई भेदभाव ना है, तो उन दोनों के लिए भी एक अलग अलग से कानून बनाए। जब हम फंडामेंटल राइट्स पे बात करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर से समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो सब्स्टेंटिव प्रोविजन क्या है? तो मौलिक प्रावधान क्या है? यह हर किसी के ऊपर बात हो रहा है, सिर्फ एक जन के ऊपर बात नहीं हो रही है, ओके। तो हर किसी को इसे मानने का कारण देने, किसी भी समूह का दमन नहीं होता है ना, कि सब्स्टेंटिव प्रोविजन में यही बताया ही जाता है, जिसे हम मौलिक प्रावधान बोलते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि हर एक को बराबर का हक दिया जा रहा है। तो आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए कि आपके लिए कानून अलग है, किसी और के लिए कानून अलग है। दोनों के लिए कानून सेम है और दोनों के लिए बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है ये चीजें। बैलेंस डिजाइन है कि संतुलित एक रूपरेखा दी गई है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बीच की जितनी भी शक्ति विभाजन है, ये सब चीजों को यहां पे ऐड की गई है। फिर उसके बाद चेक ऑन पावर क्या है? शक्ति पर नियंत्रण क्या है? स्वतंत्र निकाय सुनिश्चित करते हैं कि शक्तियां प्राप्त अधिकारियों में से होती है, कि आपको जो शक्तियां मिल रही है उसे भी तो चेक ऑन पावर करेगा। जैसे कि अगर जो हमारी विधानमंडल है कोई कानून पास कर रही है और न्यायतंत्र के पास जा रहा है, न्यायतंत्र को लग रहा है कि ये कानून गलत है, तो उस कानून को खारिज कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में अल्ट्रा वायरस कर देगी। जैसे NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक, मुझे ज्यादा इसकी हिंदी तो इसकी नहीं पता है, मगर आप सर्च कर लीजिएगा, कोई बहुत हार्ड नहीं है। तो NJAC क्या था? कि आप जज की अपॉइंटमेंट, मतलब जब आप उनको नियुक्त करोगे तो उसके लिए प्रावधान लाई थी पार्लियामेंट ने। जुडिशरी को लगा, न्यायिक तंत्र को लगा कि ये चीजें तो गलत है, हमारे ऊपर ये कर रहा है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर, जो मौलिक स्ट्रक्चर है उसका एक उल्लंघन हो रहा है, तो NJAC को खारिज कर दिया। समझ गए? चलिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहां से चालू होता है। अभी तो मैंने आपको थ्योरी बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और कॉन्स्टिट्यूशन बनने का मकसद क्या था। ये आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ा डिटेल में मेरे कहने का मतलब है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात हुई थी ना, वो बात तो बहुत पहले से ही चालू हो गई थी। 1929 में आपको पता होगा, या 1928 का भी पता होगा आपको, जब नेहरू रिपोर्ट आया था। तो नेहरू रिपोर्ट ने सबसे पहली की थी कि मैं अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के ऊपर सबसे पहली बात वहां से चालू होने लग गई थी। ओके, इतना तो आपको समझ में आ ही गया। फिर धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी। ऑल्दो ये सब चीजें इस एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, मैं तब भी आपको ऊपर से बता दे रहा हूं, ताकि एक स्टोरी दिमाग में क्लियर रहे, एक कहानी के तौर पे हमें ये सब चीजें पता दें। धीरे बात बढ़ी, फिर 1934 का टाइम आया। 1934 में तो आइडिया दिया गया कि हमें एक पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसमें M.N. रॉय, इन्होंने ये आइडिया बहुत अच्छे से इसको उठाया, और ये कम्युनिस्ट लीडर थे। तो इन्होंने देखा कि रशिया में, अमेरिका में, यहां सब में तो अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था, हमारे भारत में भी आना चाहिए। तो इस तरीके से ये वहां पे पूरी बात चली। फिर इसके बाद आया 1935 का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया, ऑफिशियली डिमांड किया, कि हमें हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो यहां पे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो हमारी आधिकारिक तौर पे संविधान सभा की मांग हुई कि हमें एक संविधान सभा चाहिए, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, इसकी मांग उठ गई थी। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें पहली बार इसे एक स्वरूप दिया गया और इसे बोला गया कि हाँ ठीक है, हम करते हैं इसके ऊपर काम। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट मानना चालू हो गई थी। फिर आया 1946 में। 1946 में क्या आया? हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया,
जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारी संविधान सभा थी, इसे बनाने की प्रक्रिया पूरी चालू होने लग गई। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी चालू हुई, तो जिसमें सबसे पहला 296 कितनी 296 सीट थी। कौन सी 296 थी? ये जो सीट थी ये ब्रिटिश भारत की थी, ब्रिटिश इंडिया की थी। फिर दूसरी सीट 93 सीट जो कि रियासतें थी, जैसे हमारी प्रिंसली स्टेट थी, तो 93 रियासतें थी और 296 ब्रिटिश भारत थी, है ना। तो ये दोनों सीटें ऐसे बनाई गई और जिसमें ये बात किया गया कि अब हमें किस तरीके से सीट को डिवाइड करना है। तो 1 बराबर 10 लाख, एक जन की सीट 10 लाख की पॉपुलेशन के बीच में रहेगी, जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। हमने 10 लाख के ऊपर एक सीट को फिक्स कर दी है। ओके, अब यहां से ये चीजें चालू हुई, लेकिन जब हमारा भारत का पार्टीशन हुआ, जब पार्टीशन हुआ तो ये सीट घट के हो गई 299, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो अपनी कुछ सीट लेके गई और पाकिस्तान में कुछ वो सीट चली गई। तो वहां से मुस्लिम लीग, मतलब जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक सीट 10 लाख के ऊपर थी। तो जब हमारा पार्टीशन हुआ, जब हमारा अलग हुए, जब पाकिस्तान अलग होके गया हमारे में से, तो 10 लाख जो वहां की जो पॉपुलेशन थी उतनी सीट वहां पे चली गई, तो यहां पे कट गई सीट, तो 299 सीट टोटल भारत में बची। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो एक सीट जो मैंने बताया पर मिलियंस के ऊपर थे, 10 लाख के ऊपर थे। तो इसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सबके हिसाब से फिर बांटा गया और किया गया, तो ऐसे असेंबली चालू हो गई। तो जो पहली सीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, फर्स्ट सीटिंग हुई, जिसमें जो कि कुछ देर के लिए ही नई दिल्ली में हो रही थी ये। तो इसके जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए गए डॉक्टर सचिदा, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सचिदानंद सिन्हा। ये सबसे उम्र दराज थे, इनकी उम्र बहुत ओल्डेस्ट है, तो जिसके वजह से इनको अपॉइंट कर लिया गया और ये कुछ दिन तक रहे। कुछ दिन के बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को फिर से वोटिंग हुई, 1946 को फिर से वोटिंग हुई और इस वोटिंग में किसे इलेक्ट किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्लीज लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट हुए और वो इलेक्ट होके एज अ प्रेसिडेंट बने असेंबली के, और एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णन ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। फिर आया 13 दिसंबर 1946 को आया ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे प्री का पार्ट है, अगर मैं यहीं पे सब बता दूंगा तो कोई मकसद नहीं निकलेगा एनसीईआरटी का, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन फिर बाद में आपका प्रीएम्बल में ऐड हुआ। फिर अगस्त 1947 में पार्टीशन हुआ, फिर 299 सीट आ गई थी। फिर नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। कौन सा तारीख था? 26 नवंबर 1949। इतनी चीजें आपको याद रहेगी। फिर आया 1950, जो कि हमारा 26 जनवरी 1950 का दिन आया, जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी इसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, मगर आप थोड़ी देर रुकिए। देखिए, जो रेशियो द सीट का जो मैंने बताया था, एक सीट 10 लाख के ऊपर थी, जो मैंने आपको बता दिया। कम्युनिटी डिवीजन हुआ, डिवाइड हुआ, मुस्लिम, सिख, जनरल और इन सब चीज के बीच में उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ली। वोटिंग मेथड जो हमारे यहाँ पे चूज की गई थी, मतदान विधि, वो चूज की गई थी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, एक संक्रमणीय मत के साथ अनुपाती प्रतिनिधित्व किया गया था। तो प्लीज इसे लिख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाता है कि जो हमारे यहाँ पे संविधान में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी संवैधानिक सभा थी जो बैठी थी, वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पे आए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पे आए? तो वो आए इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू पे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ये आपका 10 लाख है, और यहां पे एक लोग है एकल संक्रमणीय मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये है अनुपात आपका 1:10 लाख। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, बहुत धीरे बता रहा हूं ताकि किसी को भी थोड़ा भी कंफ्यूजन ना हो। अब द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन आया यहां पे कि आप, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श की सिद्धांत क्या है, कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो पब्लिक को कैसे विश्वास होगा, जो समाज है उसे कैसे विश्वास होगा कि आप उनके हित के लिए ही बना रहे हो। तो यहां पे आया था आपका पब्लिक रीजन। पब्लिक रीजन में क्या बताना चालू हुआ यहां पे
कि सबसे पहले सार्वजनिक तर्क क्या दिया गया, सदस्यों में ने केवल स्वहित नहीं रखा बल्कि सिद्धांत आधारित तर्क दिए कि मैं ये बता, आज मुझे फंडामेंटल राइट बनाना है तो हर एक पब्लिक के बारे में सोचा जा रहा है कि माइनॉरिटीज को कौन सा हक मिला, हर एक धर्म के बारे में सोचा, हर एक धर्म के रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए मुस्लिम हिंदू सिख पहले सब अलग अलग हो क्या है, हर एक धर्म को अच्छे से देखा जा रहा है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, कोई आदिवासी है तो उनको देखा जा रहा है, कोई ट्राइबल है उनको देखा जा रहा है। तो उन सब चीजों को यहाँ पे पब्लिक के कुछ रीजन लाए गए कि इन समाज वालों को इस तरीके से रखिए, ये चीजें रखिए, पहला ये चीज। फिर जब आपके सामने इतनी सारी चीजें, कानून आ गए, बम्बार्ड हो गया, तो इंटेंस डिबेट चालू हुई कि राइट क्या होना चाहिए, फेडरलिज्म क्या होना चाहिए, जुडिशरी क्या बता रही है, कि हर मुद्दे पे बात होना चाहिए कि आपका अधिकार क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर बात होने लग गई। फिर जुडिशरी मतलब लोकतांत्रिक तरीके से कैसे चले, और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो कैसे हो, ये सब चीजों के ऊपर गहन विचार होने लग गए। फिर अब ये विचार करने का मकसद क्या था कि अब तो भाई सरकार, तो कांग्रेस उस टाइम पे ऑलरेडी मेजोरिटी में थी, और काफी लोगों ने बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत का नहीं सिर्फ कांग्रेस का है। तो मैं इसके ऊपर आपके ऊपर एक क्लियरिटी देता हूं। नो डाउट है उस टाइम पे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अपने हिसाब से बना लेती थी, मगर उन्होंने क्या किया कि डिबेट रखवाया। डिबेट से फायदा ये हुआ कि सबका रिकॉर्ड रखा जा रहा था कि किन किन चीजों पे बात हो रही है। जैसे हिंदू बिल था, हिंदू मैरिज एक्ट था, उसके ऊपर बात हो रही थी। फिर ST/SC एक्ट था, उसके ऊपर बात हो रही थी, जिसमें अंबेडकर जी थे। हिंदू मैरिज एक्ट में तो इवन जब वो बिल पास होने का टाइम आया तो अंबेडकर जी ने इस्तीफा ही दे दिया। तो हर चीजों की रिकॉर्ड रखी गई। भाषा के ऊपर जब आया था, हिंदुस्तानी हो कि हिंदी हो, इसके ऊपर बात होने लगी। तो हर चीजों पर डिटेल में बात होने लगी। इससे ये समझ में आने लगा कि जब इतना डिटेल में डिस्कशन होने लगा तो सब पब्लिक के बीच में विश्वास आया कि हमारे बारे में इतना डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। हर एक की बातों को सुना गया, सुनने के बाद ही फैसला लिया गया। और फैसला लेने का तरीका वोटिंग थी, हर कोई बैठ के वोट करता, उस वोट के बाद वो चीजें पास होके आती, जिसके वजह से हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। इतना लंबा साइन इसलिए गया, जिसमें मैं अभी आगे बताऊंगा कि पैसा कितना गया, क्या चीजें गया, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिसको कभी भी डिस्कशन नहीं किया गया, तुरंत पास हो गया, वो था यूनिवर्सल सफरेज, सार्वभौमिक मताधिकार। इसमें सबको बराबर हक दे दिया गया कि सबको एक मताधिकार दिया गया है, सब अपने हिसाब से मत दे सकते हैं। तो ये सब चीजें यहां पे ऐड हो गई। और ये डिबेट क्यों नहीं हुआ, आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि क्यों इसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं आया, कोई ज्यादा डिबेट नहीं हुई सार्वभौमिक मताधिकार के ऊपर। तो मैं एक सिंपल सा तरीका, क्यों मैं ऐसी चीजें बोल रहा हूं। हमने एक इलेक्शन के प्रोसेस को हासिल करने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। हमने भारत में रहे, हमने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़के फिर हमें ये चीजें समझ में आई कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो इस पूरे रेवोल्यूशन में, जो कि हमारा 1929 से लेके हम बोल सकते हैं 1947 तक, हमने हर एक जगह पे इलेक्शन को वैल्यू दी है ना, कि हम किसी को इलेक्ट करेंगे तो वो रिप्रेजेंट जाएगा। तो सामाजिक तौर पे और एक पूरे भारत के तौर पे सबकी जो भावनाएं होती है, सबकी एक भाषा होती है बोलने के लिए, वो है हमारी इलेक्शन। तो सबको बराबर का हक दे दिया गया। पहले 21 साल रखी गई थी एज, फिर 18 साल रख दी गई कि हर 18 साल दिया हुआ आदमी अब किसी को वोट दे सकता है। बस ये सिंपल सी चीज थी। अब कुछ कुछ कमिटी बनी थी, तो मेजर कमिटी बनी थी, माइनर कमिटी बनी थी, तो ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी, यूनियन पावर कमिटी बनी थी, जो कि मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत में मेंशन है, लेकिन एनसीईआरटी में इतना डिटेल में मेंशन नहीं है। मैं बता देता हूं, आप सुन के ले लीजिए, फिर आपके लिए भी अच्छा रहेगा। पहली चीज कि मैं पहले हिंदी में बोल देता हूं 2-3 चीजें, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी तकलीफ ना हो। पहला है प्रारूप समिति बनी थी, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमिटी बोलते हैं, जिसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके। फिर संघ शक्तियां समिति बनी थी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। फिर बने थे संघ संविधान समिति, जिसके जवाहरलाल नेहरू ही थे। इंग्लिश में बोल दे रहा, यूनियन पावर कमिटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू ही थे। दोनों चीज में याद रखें, एक पावर कमिटी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी थी। फिर एक बनी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, जिसके हेड कौन थे, जिसके हेड थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आते हैं। तो प्रांतीय संविधान समिति,
जो बनी थी, उसके जो हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर मौलिक अधिकार पर सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर बनी थी कि स्टेयरिंग कमेटी जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, और मैं चाहता हूं इससे कि मतलब लक्ष्मीकांत का मैं चीजें यहां पे ना कवर करूं, क्योंकि वरना तो फिर मैं अपने एस्पिरेंट्स के साथ गद्दारी कर दूंगा, इसलिए मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन जिसके बारे में हम बात किए थे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन किन्होंने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन से डेट को आया था ये जरूर मुझे बताइएगा। तो सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, रिपब्लिक गणतंत्र, जस्टिस न्याय, इक्वलिटी समानता, और लिबर्टी स्वतंत्रता। अब यहां पे आपको सोसाइटी या सोशलिस्ट जैसे वर्ड नहीं दिख रहे, मतलब हमारे फार्मर्स ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको ये चीजें लगी कि भाई सोशलिस्ट तो दाने वाली चीज ही नहीं है, लेकिन बाद में इसे ऐड किया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, और इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो मूव बाय नेहरू जी ने इसे लाया था, कंसेंसस बना, फिर इसे हमारे जो मौलिक सिद्धांत है इसमें ऐड किया गया। अब हमारे संविधान में एज ए इंडिया, एज ए भारत, हमारी कुछ फिलोसॉफी रही है, हमारा कुछ प्रणाली रही है, अनुकूल रही है, कुछ दर्शन रहा है, उसे भी यहाँ पे जोड़ा गया, जैसे लोकतांत्रिक और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध किया गया है इसे। फिर सिस्टम यहाँ पे तो संसदीय शासन प्रणाली जिसे हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, और फेडरल अरेंजमेंट संघीय व्यवस्था घोषित की गई इसे। अनुकूलन एडेप्टेशन क्या किया गया यहाँ पे? दूसरों से सीखने की इच्छा, यह केवल नकल नहीं बल्कि एक अनुकूलता है। मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, जब क्रिटिसाइज करना होता है, जब भी आपको कोई ऐसा क्रिटिसाइज करे कि आपके भारत का जो संविधान है वो तो सीधा कॉपी और पेस्ट है, तो उसे उस टाइम ये चीजें बोलना कि कॉपी और पेस्ट नहीं है, हमने भले ही आपसे सीखा है लेकिन बनाया हमने हमारे हिसाब से। क्या आपके अंदर माइनॉरिटी एक्ट है? नहीं है। क्या आपके अंदर जुडिशरी को एक चेक एंड बैलेंस के तौर पे रखा है? नहीं रखा है। आपके जज को इलेक्ट किया जाता है, यूएस में जज को इलेक्ट किया जाता है, हमारे यहां पे जज को अपॉइंट किया जाता है। तो हमने हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत मोल्ड करके डाला है, कॉपी नहीं किया, हमने बस परिवर्तन लाया है। परिवर्तन हर कानून में लाया जाता है। अब हमने कहां कहां से कौन कौन चीजें ली है? ब्रिटिश से लिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, स्पीकर, संसदीय रूप, कानून का शासन और स्पीकर। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी लिया है, नीति निर्देशक के तत्व लिए हैं। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी ली है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिए है। कनाडा से क्या लिया है? क्वाजे फेडरल फॉर्म, रेसिजुअरी पावर लिया है, अर्थ संघीय रूप से लिया गया है पूरा ये। यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक समीक्षा ली गई है। तो ये सब चीजें हमारे वहां से ली गई है। अब इसके बाद चालू होता है हमारा मेंस वालों का लेक्चर, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे मेंस में। अब मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी का डेट नहीं बताया हूं, मैं स्टिल बता देता हूं, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लग जाए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी, उसका जो डेट था वो था, प्लीज लिख लीजिए, वो था 29 अगस्त 1947। ठीक है, मसौदा समिति। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, हिंदी मीडियम वालों को बहुत तकलीफ होती है इन चीजों में, मैं समझता हूं। ठीक है, मसौदा समिति का जो डेट था वो क्या था? 29 अगस्त सन 1947 को ये पहली बार बनी थी, जिसके अध्यक्ष आपको सबको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहां पे आके हमारा खत्म होता है हमारे पूरे एक एनसीईआरटी का लेक्चर, पहला चैप्टर। धीरे धीरे मैं ऐसे ही लेक्चर खत्म कर दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब मैं यहां से चालू करने वाला मेंस का, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए।